हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट हब एंड आई होप सो फ्रेंड्स आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आई विश आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज स्टार्ट करने वाली हूँ 401 क्वेश्चन नंबर। अमरावती की मूर्तियों पर किसका प्रभाव दिखाई देता है, किसका इन्फ्लुएंशियल इफेक्ट दिखाई देता है, बताइए। ऑप्शन में है चीनी प्रभाव, मुगल प्रभाव, फारसी प्रभाव या रोमन प्रभाव। सो राइट आंसर इज डी, रोमन प्रभाव। अमरावती की मूर्तियों में बुद्ध के प्रतीकों तथा मूर्तियों दोनों प्रकार से व्यक्त किया गया है। इन मूर्तियों पर रोमन प्रभाव है, रोमन का इन्फ्लुएंस रहा है। गोदावरी तथा कृष्णा नदी, गोदावरी तथा कृष्णा नदी के बीच मूर्ति शिल्प का कौन सा केंद्र स्थित है। गोदावरी तथा कृष्णा नदी के बीच अमरावती स्थित है। डिस्क्रिप्शन है, कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच संकाराम, गुडपल्ले, घाटशाला, महीप्रालु, जगयपिट, गोली, अमरावती तथा नागार्जुन कोंडा में अनेक गुहा चैत्य विहारों तथा स्तूपों का निर्माण कार्य 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लगभग लेकर 5वीं शताब्दी तक होता है। लेकिन नागार्जुन कोंड भी बहुत महत्वपूर्ण है और अमरावती भी। दोनों के बारे में मैं ब्रीफली डिस्क्रिप्शन नोट्स के साथ आपको थ्योरी क्लास में एक्सप्लेन करूंगी। अमरावती स्तूप कला की प्रमुख विशेषता क्या है। प्रमुख विशेषता है प्रबल गतिशीलता। अमरावती कला की प्रमुख विशेषताएं लाइक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक रहे हैं प्रबल गतिशीलता, नाटकीय प्रभाव, आकृतियों की लंबापन, आकृतियों में त्रिभंगपन, प्राकृतिकता और गहरापन। सांची स्तूप कहाँ पर स्थित है। सांची स्तूप विदिशा के रायसेन जिला में स्थित है, रायसेन जिला में। और खोज किसने किया तो 1818 में सर रायलेट ने खोज किया। सांची स्तूप पर किस लिपि के संदेश खुदे हुए हैं। किस लिपि में खुदे हुए हैं संदेश। ब्राह्मी लिपि में। और लिपि कितने प्रकार की होती हैं। मौर्य डायनेस्टी में 4 टाइप का बताया गया है, ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और आर्माइक। डिस्क्रिप्शन है, सांची स्तूप पर संदेश ब्राह्मी लिपि में खुदा हुआ है। 1912 में प्रोफेसर ल्यूडर्स ने अपने ग्रंथ लिस्ट ऑफ ब्राह्मी स्क्रिप्ट्स में अशोक स्तंभ के अभिलेख को छोड़कर सांची स्मारकों के अन्य सभी ब्राह्मी अभिलेखों का सूचीबद्ध किया। 1818 ईस्वी में जनरल टायलर ने सांची के स्मारकों का पहली बार पता लगाए थे। कैप्टन ई फेल ने 1819 ईस्वी में इन स्मारकों को सुरक्षित पाया। 1851 ईस्वी में जनरल कनिंघम ने और बंगाल सेना के जनरल एफ सी मैसी ने सांची के कई स्मारकों को अस्त्र शस्त्र व्यस्त कर डाले थे। उन्होंने स्तूप 2 और 3 अस्थि मंजूषाएं भी खोज निकाली। उनकी सांची सामग्री साउथ कैसिंगटन संग्रहालय में एग्जिबिट है। सो ये याद रखिएगा अच्छे से, कहाँ पर एग्जिबिट है, साउथ कैसिंगटन संग्रहालय में। 1832 में जॉर्ज बुलर ने अशोक स्तंभ का अभिलेख तथा अन्य 456 अभिलेखों को संपादित कर अनुवाद सहित उन्हें प्रकाशित किए। सांची स्तूप पर किस लिपि में संदेश खुदा हुआ था। ब्राह्मी लिपि में। सांची में प्रदर्शित कला व शिल्प किस धर्म से संबंधित है। कला व शिल्प बौद्ध धर्म से संबंधित है।
डिस्क्रिप्शन है, सांची सबसे प्राचीन विद्यमान बौद्ध विहारा है। विहारा मीन्स क्या होता है, देखिए चैत्या एक हो गया, चैत्या चैत्या मीन्स प्रेयर हॉल जहाँ पे पूजा की जाती थी, और विहारा विहारा बेसिकली लिविंग प्लेस को कहते हैं जहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहते थे। यद्यपि ये चैत्य और विहारा बहुत अच्छे से लर्न रखिएगा, एग्जाम में इससे रिलेटेड डेफिनेटली क्वेश्चन आ ही जाते हैं। और विहारा को और किस नाम से जाना जाता है ये भी कभी पूछ लिया जाता है, तो संघाराम के नाम से, विहारा को संघाराम के नाम से जाना जाता है। यद्यपि भगवान बुद्ध ने अपने किसी पूर्व जन्म अथवा पृथ्वी पर अपने अवतरण काल में कभी यहाँ प्रवेश नहीं किए थे, यहाँ के शिल्प एवं कला बौद्ध धर्म से संबंधित है। स्तूप फर्स्ट के अवशेष कक्ष में श्रीपुत्र के अवशेष रखे हैं, जो साक्य मुनि के शिष्य थे और अपने गुरु से 6 महीने पहले इनकी मृत्यु हो गई थी। सांची स्तूप की खुदाई विशेषतः डैश की नक्काशी जान पड़ती है, बताना है। सांची स्तूप के बारे में बात हो रही है, तो उसकी जो नक्काशी हुई है वो हुई है हाथी दांत पर। सांची स्तूप की खुदाई विशेषतः हाथी दांत की नक्काशी जान पड़ती है। विदिशा में हाथी दांत के कारीगर प्रसिद्ध थे, जो वहां आसानी से उपलब्ध हो गए थे। सांची में किस धर्म की कला शिल्प को प्रदर्शित किया गया है? सांची में बेसिकली बौद्ध धर्म को डिपिक्ट किया गया है। सांची में अधिकतर कला शिल्प बौद्ध धर्म से आच्छादित है, किंतु कुछ हिंदू धर्म के आकृतियां भी वहां पे देखने को मिल जाएंगी। सांची और भरूच स्तूप किस काल की है? सांची और भरूच सुंग काल की है। देखिए सांची बनना स्टार्ट हो गया था मौर्य डायनेस्टी में, लेकिन सुंग में कंप्लीट हुआ है, ये भी ध्यान रखिएगा। ईंटों पे काम हुआ है मौर्य डायनेस्टी में, लेकिन संगमरमर वगैरह में जो फिनिशिंग हुई है, अच्छे से काम किया गया है, वो सुंग काल में हुआ है सांची का। और भरूच तो बेसिकली फेमस ही रहा है सुंग काल के लिए। सांची की खोज 1818 में सर रायलेट ने किया, रायसेन जिला में है। भरूच विदिशा में है, इसकी खोज किए थे कनिंघम कनिंघम किए थे खोज। दोनों इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से डेफिनेटली 1-2 क्वेश्चन तो बन ही जाते हैं। डिस्क्रिप्शन है, ऐसा माना जाता है कि सांची और भरूच का स्तूप उन स्तूपों में शामिल है जिसका निर्माण मौर्य डायनेस्टी में भी हुआ था। 3री शताब्दी में अशोक द्वारा 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया गया था, परंतु मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है कितने हजार, तो 84,000 स्तूप का निर्माण करवाए थे अशोक के द्वारा। इनमें कला के अधिकांश कार्य शुंग में 2य शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया, इसलिए सांची और भरूच शुंग काल का प्रमुख स्तंभ माना जाता है, लेकिन कुछ काम मौर्य डायनेस्टी में भी हुए हैं सांची पर। डिस्क्रिप्शन है सांची का, सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। भरूच मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है, दोनों इम्पॉर्टेंट है। ये रायसेन जिले में है और ये सतना जिले में, दोनों मध्य प्रदेश में है। सांची की खोज जो ये यूनेस्को में रखा गया है 1989 में सांची को, और खोज 1818 में हुई थी रायसेन के द्वारा। अशोक द्वारा निर्मित महास्तूप शुंग काल में पाषाण पट्टिकाओं से जड़ा गया। शुंग काल में पाषाण वेदिका बनाई गई तथा चारों दिशाओं में 4 तोरण द्वार भी बनाए गए हैं। देखिए कितने तोरण द्वार हैं, मैं यहाँ पे डायग्राम के थ्रू बनाना चाहूँगी। 1, 2, 3 और 4, और स्तूप कुछ इस तरह से बना हुआ है। और स्तूप का सीक्वेंस भी पूछ लेता है, तो देखिए मेधी है, पहले मेधी, फिर अंडभाग है, मेढी अंडभाग, फिर यहाँ पे यष्टि छत्रावली प्रदक्षिणा पथ जिसे कहते हैं, फिर लास्ट में इस तोरण द्वार, 4 तोरण द्वार है। सीक्वेंस भी एग्जाम में, जेआरएफ एग्जाम में तो हमेशा ही सीक्वेंस पूछ लिया जाता है, तो सीक्वेंस भी आप अच्छे से रिमाइंड कीजिएगा।
वहाँ से भी आपके क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं। पूछा जा सकता है कि ये जो सांची का सीक्वेंस है, लाइक वेदी, अंडभाग, हर्मिका, यष्टि, छत्रावली, इनको दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा ये स्तूप का पार्ट है, ये किसी और का पार्ट, स्कल्पटर का, पेंटिंग का, तो उसके सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अगर आपको पता होगा तो डेफिनेटली क्वेश्चंस करेक्ट कर लेंगे। सांची के स्तूप का आकार कैसा है? तो अर्धचंद्राकार। अर्धचंद्राकार लाइक शेप उसका इस तरह है, इस तरह बनाया गया है सांची का स्तूप, और यहाँ पे 4 तोरण द्वार लगाए गए हैं इस तरह से। देख लीजिएगा ये एक बार इसका पिक्चर भी। भरहुत ग्राम डैश में स्थित है। भरहुत कहाँ पर स्थित है? सतना जिले में। सांची जाना जाता है, किस लिए जाना जाता है सांची? बौद्ध स्तूप के लिए। भरहुत स्तूपों का काल है। भरहुत स्तूपों का काल सुंग काल है। भरहुत स्तूप संबंधित हैं सुंग काल से। सांची के स्तूप हैं। सांची के स्तूप कैसे हैं? उसका आकार है कुछ अर्धचंद्राकार, लाइक इस शेप में। किस स्तूप के तोरण द्वार विश्व प्रसिद्ध हैं? विश्व प्रसिद्ध हैं सांची के तोरण द्वार। और कितने तोरण द्वार हैं? तो टोटल 4 तोरण द्वार हैं। सांची के स्तूप के तोरण द्वार विश्व प्रसिद्ध हैं। इस पर अंकित केवल 5 जातक दृश्यांकन है: छद्दंत, विश्वांतर, साम, महाकपि तथा अलम्बुस को पहचाना गया है। भरहुत में भी सांची की मूर्ति का अभाव है तीर्थंकर के। और टोटल कितने तीर्थंकर होते हैं? 24 जैन तीर्थंकर होते हैं। जैन के बारे में मैं बता रही हूँ, वैसे यहाँ जैन से रिलेटेड नहीं है, तीर्थंकर से पूछा जा रहा है। जितवन का दान मूर्ति शिल्प बना है। जितवन का दान मूर्ति शिल्प आपको भरहुत के अवशेषों पर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन है, जितवन का दान मूर्ति शिल्प भरहुत में बना हुआ है, जिसमें बुद्ध के भक्त अनाथ पिंडक के द्वारा किए गए दान को मूर्ति शिल्प स्कल्पटर के माध्यम से दर्शाया गया है। राजस्थान लोक कला सेवा आयोग ने इस प्रश्न को विलोपित किया है, इसका कोई आंसर नहीं बताए थे। तक्षशिला का सबसे महत्वपूर्ण स्तूप है। तक्षशिला का सबसे महत्वपूर्ण स्तूप धर्मराज का स्तूप। डिस्क्रिप्शन है, तक्षशिला का सबसे महत्वपूर्ण स्तूप धर्मराज का स्तूप है। इसका निर्माण अशोक ने कराया था। अशोक द्वारा निर्मित 2 स्तूप उपलब्ध हैं। इनमें पहला सारनाथ का धर्मराज का स्तूप तथा दूसरा सांची का स्तूप। युआन जैंग के अनुसार गांधार में अशोका द्वारा स्थापित 6 महान स्तूप थे, जिसमें से सबसे बड़ा स्तूप तक्षशिला का धर्मराज का स्तूप कहाँ पर है? तो ये सारनाथ में है, वाराणसी में। नेक्स्ट है, भारतीय मूर्तिकला में हास्य व्यंग का शिल्पांकन विशेष रूप से हुआ है। हास्य व्यंग पूछा जा रहा है, मीन्स कार्टूनिश टाइप। ऐसा आपको स्कल्पटर देखने को मिल जाएगा भरहुत में। भरहुत के जातकों के शिल्पांकन के लिए चयनित विषयों में विविधता है। जहाँ एक ओर गुण दार्शनिक विषयों के अंकन का प्रयास है, वहीं दूसरी ओर हास्य विनोद विषयक दृश्यों को भी स्थान प्राप्त है। धम्मसाटक जातक एवं आराम दूसक जातक में विनोद एवं हल्के फुल्के उपहास का भाव निबंध है। भारतीय मूर्तिकला में हास्य व्यंग का शिल्पांकन विशेष रूप से हुआ है। हास्य व्यंग कार्टूनिश टाइप बनाया गया है भरहुत के स्तूप में। सांची की शाल भंजिका यक्षी आकृतियां
किस काल की हैं? मीन्स सांची की भंजिका जो यक्षी बनी हुई है वो किस काल की है? अर्धकाल की है। सांची की शालभंजिका यक्षी आकृतियां अर्ध सातवाहना काल की हैं, प्रथम शताब्दी से तीसरी शताब्दी तक की। अजंता के 30 गुफा मंदिर पहाड़ों को काटकर बनाए गए हैं। ये गुफाएं वास्तुकला, मूर्तिकला तथा चित्रकला का उत्तम संगम है। लॉरेंस बिन्यान के अनुसार अजंता की कला एशिया और एशिया की कला के इतिहास में उतरना ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है, जितना कि यूरोप की कला के इतिहास में अशीशी, सियना और फ्लोरेंस की कला है। स्तूप स्तूप चैत्य एंड विहारा किस युग की देन है? सुंग काल का। मौर्य काल में सम्राट अशोक ने बौद्ध स्तूपों के निर्माण की जो परंपरा डाली वह सुंग सातवाहना काल में और अधिक विकसित हो गई थी। इन युग में स्तूप चैत्य विहारा को उत्कृष्ट विकास हुआ था। बनना शुरू तो हो गया था मौर्य डायनेस्टी में ही। शुंगकालीन शिल्प किस धर्म से प्रभावित थे? शुंगकालीन शिल्प जो थे वो बेसिकली किस धर्म से प्रभावित थे? सो राइट आंसर इज डी, जैन, बौद्ध एवं ब्राह्मण। डिस्क्रिप्शन है, शुंग वंश के शासकों ने हिंदू धर्म का प्रचार किया किंतु अन्य धर्मों को भी संरक्षण प्रदान किए। शुंग काल में सांची, भरहुत और बोधगया की कला विकसित हुई थी। इस नई कला में भगवान बुद्ध के जीवन संबंधित मूर्तियों को प्रधानता मिली थी। इस काल में मूर्तियों द्वारा भगवान के जीवन वृत्त का चित्रण हुआ है। शुंग वंश द्वारा निर्मित रानी गुफा काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये रानी गुफा का संबंध जैन धर्म से है, जिसमें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जुलूस है। पार्श्वनाथ की सवारी क्या है? आया था अभी जेआरएफ एग्जाम में 2021 में, सर्प है। और टोटल कितने तीर्थंकर होते हैं? तो 24 तीर्थंकर। प्रथम तीर्थंकर होते हैं ऋषभदेव, जिनको आदिनाथ कहा जाता है, और 24 जो 24वें तीर्थंकर होते हैं वो महावीर स्वामी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भवन अष्टभुजाकार है? अष्टभुजाकार भवन है शेरशाह सूरी का मकबरा, सासाराम। अष्टभुजा मकबरा है इनका। शाहजहां द्वारा निर्मित मोती मस्जिद आगरा में स्थित है। औरंगजेब ने दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। ये दोनों मोती मस्जिद ध्यान रखिएगा, शाहजहां के टाइम का मोती मस्जिद का निर्माण हुआ था आगरा में, लेकिन औरंगजेब के टाइम दिल्ली वाली मोती मस्जिद का निर्माण हुआ था। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा सिकरी में स्थित है। अलाई मीनार कहाँ स्थित है? अलाई मीनार दिल्ली में स्थित है। अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण करवाया है। अलाई मीनार दरवाज़ा दिल्ली में स्थित है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा का निर्माण कुतुब मीनार के निकट करवाए थे। इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर तथा संगमरमर के द्वारा किया गया है। किस मुगल शासक के शासनकाल में रामचरितमानस की रचना हुई थी? रामचरितमानस की रचना हुई थी राजा अकबर के समय में। जितने भी इलस्ट्रेशंस वगैरह हुए हैं चित्रित, वो राजा अकबर के टाइम में ही हुए हैं। रामायण के रचयिता कौन है? रामायण के रचयिता हैं वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि। सीक्वेंस अरेंज करना है कि कौन सा यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस करेक्ट है। सो राइट आंसर देख लेते हैं। मौर्य, सुंग, सातवाहना, कुषाण, गुप्त। सो मौर्य, सुंग, सातवाहना, कुषाण, गुप्त और प्रतिहार। सी इज द राइट आंसर। अगर ये सीक्वेंस से रिलेटेड आप लोगों को मतलब लगे कि कहाँ से स्टडी करनी है, तो आप जेआरएफ का सिलेबस उठाइएगा, उस वहाँ पे देखिएगा सारे सीक्वेंस अरेंज हैं और काफ़ी अच्छे से। वो आप अगर रीड आउट भी करेंगी तो वहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में फंसेंगे। नेक्स्ट है, विहार गुफाओं को कहा जाता है, क्या कहा जाता है विहार गुफाओं को?
संघाराम कहा जाता है। अभी हमने शुरू में डिस्कस किया था ना कि विहारा को और किस नाम से जाना जाता है, तो संघाराम। संघाराम मीन्स लिविंग प्लेस, जहाँ बौद्ध भिक्षु रहते थे। विहारा गुफाओं को संघाराम भी कहा जाता है। यहाँ बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान था। चैत्य, चैत्य बेसिकली क्या होता है? चैत्य का निर्माण घोड़े के नाल, कुछ इस तरह से इसका निर्माण हुआ है। यह बौद्ध भिक्षुओं का मंदिर है। चैत्य बेसिकली प्रेयर हॉल होता है। 2री शताब्दी ईसा पूर्व से शुंग काल से चैत्य का निर्माण प्रारंभ हुआ। विहार में बनी बैठक को क्या कहते हैं? बनी बैठक को बोलते हैं प्रत्युपस्थान शाला। सारनाथ की खुदाई से प्राप्त विहार संख्या 5 में उत्तर की तरफ कोठरियों के स्थान पर एक बड़ा कमरा बना है, जिसे प्रत्युपस्थान शाला कहते हैं। ये आगंतुकों की अवभगत के लिए बैठक का कमरा काम करती है। इस कमरे के सामने प्रवेश द्वार है, जहां विहार रक्षक नौकरों के रहने के लिए पार्श्व भाग में जो कोठरियां बनी हैं, मतलब साइड में, वहां पे विहारा भी है। चैत्य को कहा जाता है, चैत्य बेसिकली प्रेयर हॉल को कहते हैं, पूजा गृह जहाँ पे प्रार्थना की जाती है। चैत्य का अर्थ होता है चिता संबंधी। शवदाह के पश्चात बचे हुए अवशेषों को भूमि में गाड़कर उनके ऊपर जो समाधियां बनाई गई हैं, उन्हीं को प्रारंभ में चैत्य या स्तूप कहा गया है। इन समाधियों में महापुरुषों के धातु अवशेष सुरक्षित हैं, अतः चैत्य उपासना के केंद्र बन गए। कालांतर में बौद्ध ने इन्हें अपना उपासना का केंद्र बना लिए थे। कालांतर में बौद्धों ने इन्हें अपनी उपासना लाइक पूजा का केंद्र बना लिया। चैत्य गृहों के समीप ही भिक्षुओं के रहने के लिए आवास बनाए गए, जिन्हें विहारा कहते हैं। अजंता की चैत्य गुफाओं का उद्देश्य क्या था? चैत्य गुफाओं का उद्देश्य था पूजा हेतु। चैत्य गुफाओं का उपयोग किया जाता है। चैत्य गुफाओं का उपयोग क्यों किया जाता है? पूजा हेतु के लिए। पूजा गृह मीन्स प्रेयर हॉल होता है बेसिकली। चैत्य गुफाओं का उपयोग होता है प्रार्थना या उपासना हेतु। अजंता की चैत्य गुफा थी। अजंता की चैत्य गुफा थी पूजा उपासना का स्थान, और विहारा बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान। बौद्ध भिक्षु किस में रहते थे? बौद्ध भिक्षु रहते थे स्तूप में। सॉरी, स्तूप तो नहीं, विहारा में रहते थे। देख लेते राइट आंसर। हाँ, राइट आंसर ए है, विहारा में रहते थे। बौद्ध भिक्षु किस में रहते थे? विहारा मीन्स लिविंग प्लेस, विहारा में रहते थे। स्तूप प्रतीक है। किसका प्रतीक है स्तूप? स्तूप है, जल्दी बताइए, 4 ऑप्शन है। सो राइट आंसर इज ए, समाधि का प्रतीक है। कुछ लोग महापरिनिर्वाण करेक्ट कर देते हैं, लेकिन महापरिनिर्वाण नहीं है। जस्ट बिकॉज महापरिनिर्वाण तो तब बना था जब वो अपने, जैसे लाइक उन्होंने त्याग दिया। स्तूप समाधि का प्रतीक है, और महापरिनिर्वाण उनका पद चिन्ह था जब वो घर छोड़कर गए थे। कौन सा बौद्ध मूल ग्रंथ कई शाही इमारतों में चित्रित आकृतियों के अस्तित्व का वर्णन करता है? सो राइट आंसर इज ए, विनय पिटक। बौद्ध धर्म विनय पिटक 4-3 ईसा पूर्व में अनेक शाही इमारतों पर चित्रित आकृतियों के अस्तित्व का वर्णन करता है या वर्णन होता है। बौद्ध में मूर्ति पूजा का समर्थन संप्रदाय कहलाया। क्या कहलाया? मूर्ति पूजा के बारे में बात हो रही है तो महायाना कहलाया। देखिए यहाँ भी बौद्ध भिक्षु में 2 डिवाइडेशन हुआ है, 2 डिवाइडेशन। कौन कौन सा? पहला है हीनायाना, हीनायाना, ठीक, और दूसरा है महायाना,
महायाना। हीनायाना में बेसिकली उनके सिंबल्स को कैप्चर किया जाता था। अब महायाना में बुद्धा के फुल फिगर्स को, तो सिंपल तरीके से समझिए, हीनायाना जो होता है प्रतीकों की पूजा की जाती है, महायाना जो होता है वहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं के एक्चुअल फुल फिगर्स की पूजा की जाती है। दोनों में बस माइनर से डिफरेंस है, डिफरेंस को समझिए। यहाँ से क्वेश्चंस डेफिनेटली एग्जाम में आपको मिलेंगे। महायान संप्रदाय वाले बुद्ध को सर्वशक्तिशाली देवता के रूप में देखते हैं और उनकी पूजा करने के पक्ष में हैं। महायाना संप्रदाय के अनुयायी मूर्ति पूजक होते हैं और बुद्ध तथा बोधिसत्वों की मूर्तियों की पूजा करते हैं, परंतु हीनयान संप्रदाय के लोग जो होते हैं वो महापुरुषों मानते हैं, बुद्ध को महापुरुष मानते हैं। हीनयान संप्रदाय वाले मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं, सिर्फ उनके सिंबल्स प्रतीकों की पूजा करते हैं। भारतीय मूर्तिकला की शैली के बारे में बात हो रही है कि उसका अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। तो देखिए, मौर्य, सुंग, सातवाहना, कुषाण, गुप्त, ऐसे सीक्वेंस चला आता है। तो यहाँ से हमें उठाना है, मौर्य भी नहीं है, सुंग भी नहीं है, सातवाहना, कुषाण से उठाना है। कहाँ से उठाना है? कुषाण से। तो देखते हैं ऑप्शन में कुषाण आ रहा है, कुषाण यहाँ पर आ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ कुषाण, गुप्त, पाल और चंदेल। ये याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है पता है? इसका शॉर्ट आप सिलेबस उठाइए और उसके सीक्वेंस को 2-3 नज़र कहीं पे पेस्ट कीजिए और 2-3 बार देख लीजिए, अच्छे से सीक्वेंस याद हो जाएगा। और यहाँ से तो एग्जाम में अगर आप जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब तो डेफिनेटली आपको ये आना ही चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का मुख्य बड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किन प्रांत में है? बड़ा मंदिर के बारे में बात हो रहा है। सो राइट आंसर इज बी, बिहार में है बौद्ध धर्म का प्रमुख सबसे बड़ा मंदिर। डिस्क्रिप्शन है, बौद्ध धर्म का मुख्य बड़ा मंदिर बिहार में गया जिले में स्थित है। इसे महाबोधि मंदिर के नाम से प्रमुख रूप से जाना जाता है। पूछा जाता है महाबोधि मंदिर कहाँ है? महाबोधि मंदिर गया में है और ये बौद्ध धर्म का सबसे प्रमुख बड़ा मंदिर है। बड़ा मंदिर में बुद्ध की एक बहुत बड़ी मूर्ति शिल्प स्थापित है। इस मंदिर में बुद्ध की मूर्ति पद्मासन मुद्रा में है। इस मंदिर की बनावट सम्राट अशोक द्वारा स्थापित स्तूप में माना जाता है। आमेर किला जयपुर में कौन सा भव्य मंदिर तोरण द्वार तथा गरुड़ छतरी के लिए प्रसिद्ध है? जगत शिरोमणि मंदिर। डिस्क्रिप्शन है, आमेर जयपुर स्थित जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण महाराजा मानसिंह प्रथम ने पत्नी महारानी कनकवती के कहने पर इसका निर्माण करवाए थे। राजा ने अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में मंदिर बनवाया था। महारानी की इच्छा थी कि उनके पुत्र को इस मंदिर के मध्य से सदियों तक याद किया जाए। डेफिनेटली याद भी किया जा रहा है। नेक्स्ट लाइन देखें, इसी कारण इस मंदिर का नाम जगत शिरोमणि रखा गया। इस मंदिर में भगवान कृष्ण के साथ मीराबाई विराजमान हैं। इस मंदिर में त्वरण द्वार एवं गरुड़ छतरी विशेष आकर्षण का केंद्र है। आमेर जयपुर में कौन सा भव्य मंदिर त्वरण द्वार तथा गरुड़ छतरी के लिए प्रसिद्ध है? सो राइट आंसर इज सी, जगत शिरोमणि मंदिर। अर्थुना मंदिर समूह किस जिले में स्थित है? अर्थुना मंदिर के बारे में बात हो रही है। अर्थुना मंदिर स्थित है बांसवाड़ा जिले में। डिस्क्रिप्शन है, अर्थुना मंदिर समूह राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्थित है। ये 11वीं शताब्दी एवं 12वीं शताब्दी के लगभग हिंदू और जैन धर्म के विशाल अवशेष विद्यमान हैं, जिनमें तक्षण कला के अत्यंत सुंदर नमूने अब भी सुरक्षित हैं। इस मंदिर में सर्वाधिक प्राचीन मंदिर मंडलेश का शिवालय है। अर्थुना की खुदाई में एक प्रकाश दीप स्तंभ भी प्राप्त हुए हैं।
अर्थुना की मूर्तिकला को 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया है: शैव, वैष्णव, जैन, दिक्पालों की मूर्तियां और अप्सरा की मूर्तियां। चांद बावड़ी तथा 9वीं शताब्दी के हर्ष माता मंदिर की मूर्तियों के लिए राजस्थान में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? सो राइट आंसर इज बी, आभानेरी। राजस्थान में चांद बावड़ी के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? आभानेरी। चांद बावड़ी तथा 9वीं शताब्दी के हर्ष माता मंदिर की मूर्तियों के लिए राजस्थान में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? आभानेरी। सहस्त्रबाहु मंदिर समूह किस संभाग में स्थित है? संभाग बताना है, किस संभाग में स्थित है? उदयपुर संभाग में स्थित है। डिस्क्रिप्शन है, उदयपुर संभाग में स्थित नागदा में सहस्त्रबाहु मंदिर स्थित है। इसे सासबहु मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण कछवाहा शासक महिपाल ने 11वीं शताब्दी में कराया। यह मंदिर कछवाहा शासक ने अपनी पत्नी और बहू के निर्माण में बनवाए थे। यह मंदिर मूलतः भगवान विष्णु को समर्पित है। उदयपुर के समीप नागदा में कौन से मंदिर प्रसिद्ध मंदिर हैं स्थित हैं? प्रसिद्ध मंदिर उदयपुर में स्थित है सहस्त्रबाहु मंदिर में सासबहु मंदिर। उदयपुर के समीप नागदा में कौन सा प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? सेम क्वेश्चन, सहस्त्रबाहु मंदिर। हर्ष माता हर्ष माता मंदिर की मूर्ति के कारण कौन सी जगह प्रसिद्ध है? जगह बताना है। और मंदिर कौन सी है? हर्ष माता मंदिर है। सो राइट आंसर हो जाएगा डी, आभानेरी मंदिर। हर्ष माता मंदिर आभानेरी में स्थित है। इस मंदिर में आराध्य देवी प्रसन्न मुद्रा में प्रदर्शित है। इस मंदिर के तृतीय वेदिका के चारों ओर ताखें उत्कीर्ण हैं, जिनमें उद्यान एवं आम्रकुंज में प्रणय, संगीत एवं नृत्य में रत प्रेमी युगल अंकित हैं। आभानेरी में कृष्ण के शैशव से किशोरावस्था तक के दृश्य मंदिर के गर्भगृह की बाह्य भित्ति पर अंकित किया गया है। चट्टानों को काटकर मंदिर बनवाने की कला का प्रचार किस पल्लव शासक ने किया था? कौन से पल्लव शासक थे? महेंद्र वर्मन। पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम एक अच्छे चित्रकार एवं संगीतज्ञ थे। प्रारंभ में यह जैन धर्म के अनुयायी थे, किंतु बाद में ये शैव मतानुयायी हो गए थे। इन्होंने मत विलास प्रहसन नामक हास्य ग्रंथ की रचना किए थे, जिसमें बौद्ध का मजाक उड़ाया गया है। द्रविड़ क्षेत्र में चट्टानों को काटकर मंदिर बनवाने के प्रवर्तक महेंद्र वर्मन को माना जाता है। तारीख अल्फी में आपको दुनिया का इतिहास मिल जाएगा। अकबर के टाइम में चित्रित किया गया है। देखिए यहाँ ऑप्शन गलत दिया हुआ है। ईरान का इतिहास आपको शाहनामा में देखने को मिल जाएगा। ईरान के राजाओं का इतिहास है शाहनामा। ठीक, लेखक है फिरदौसी। ईरान के इतिहास शाहनामा इसके लेखक है फिरदौसी। अकबर के शासनकाल के अंतिम समय में ये ग्रंथ चित्रित किया गया था। कहाँ पर एग्जिबिट है? तो चेस्ट बेटी संग्रहालय डबलिन में है। और इसकी जो एक कृति थी वो बाबर अपने साथ भारत लेकर के आए थे। ठीक है, और यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तारीफ अल्फी, और राइट कराया जा रहा है ईरान का इतिहास। ये बिल्कुल रॉन्ग है। और करेक्ट कौन सा है? तो वो है दुनिया का इतिहास। तारीख अल्फी दुनिया का इतिहास है। इसके लेखक हैं मुल्ला मोहम्मद जफर बेग।
मुल्ला मोहम्मद जफर बेग। जफर बेग है। इस ग्रंथ में दुनिया का इतिहास का मेंशन किया गया है। ब्रह्मा के चार मुख किसके प्रतीक हैं? ब्रह्मा के चार मुख चार वेदों के प्रतीक हैं। कौन कौन से वेद हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और एक इम्पॉर्टेंट टास्क कि सर्वप्रथम कला शब्द का प्रयोग किया गया ऋग्वेद में ही। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं वेदों की। वैदिक साहित्य रुति के नाम से विख्यात है। वेदों की रचना संस्कृत भाषा से हुई है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है। और यथार्थवादी प्रयोग कहाँ किया गया है? ये भी एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन आता है। तो यथार्थवादी प्रयोग किया गया ग्रंथ नाट्यशास्त्र भरत मुनि के ग्रंथ में। सबसे बाद का वेद है अथर्ववेद, लाइक ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सीक्वेंस है। वेद के श्लोकों की रचना वेद के जो श्लोकों को रचनाएं कहा जाता है। गद्य एवं पद्य वाला वेद यजुर्वेद है और संगीत से रिलेटेड सामवेद है। वेद कितने हैं? वेद हैं 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों की कुल संख्या कितनी है? तो संख्या भी 4 है। वेदों की रचना किस भाषा में हुई है? तो वेदों की जो रचना हुई है वो हुई है आपकी संस्कृत भाषा में। चारों वेदों में ज्ञात्मक वेद कौन सा है? ज्ञात्मक वेद है लाइक सिंगिंग से रिलेटेड सामवेद। देखिए ऐसे रिमाइंड कीजिए, सिंगिंग साम, तो अच्छे से याद भी रहेगा, एग्जाम में आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे। किस काल के ग्रंथों में विद चित्र, अविद चित्र, विधा अविधा जिसे कहते हैं, और रसा और धूली, ये किस काल के ग्रंथ में आपको मिलेगा देखने को? उपनिषद काल में। उपनिषद क्लियर हो गया। अब ये इंपॉर्टेंट टास्क है कि विधा अविधा रसा और धूली ये क्या है? ये ग्रंथ के 4 प्रकार हैं और किस ग्रंथ में मिलेगा इसका मेंशन? तो वो है अभिलाषितार चिंतामणि। अभिलाषितार अभिलाषितार चिंतामणि के लेखक कौन है? तो लेखक है सोमेश्वर। सोमेश्वर लेखक है। और ये कब लिखा गया है? इसका दूसरा नाम मनसोल्लास भी है, ये भी याद रखिएगा। जो जो लाइंस बता रही हूँ वो सब एग्जाम में आए हुए इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। देखिए, अभिलाषितार चिंतामणि के लेखक हैं सोमेश्वर। अभिलाषितार चिंतामणि को ही दूसरे नाम मनसोल्लास के नेम से जाना जाता है। 12वीं शताब्दी का है। पूछा जाए कि कब का है तो 12वीं शती का है। ठीक। और इस अभिलाषितार चिंतामणि में स्थान अंतराल को कहा गया था स्थान निरुपेक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डिस्क्रिप्शन है, उपनिषद काल के ग्रंथों में विधा चित्र, अविधा चित्र, रसा चित्र और धूली चित्र का वर्णन मिलता है। सोमेश्वर के अभिलाषितार चिंतामणि में 4 प्रकार के चित्रों का उल्लेख है। विधा चित्र जो वास्तविक वस्तु से इतना अधिक मिलता हो, दर्पण पर पड़ी परछाई के समान दिखाई देता हो। फॉर एग्जाम्पल हम इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर कोई विधा पेंटिंग बनाई जा रही है तो वो एक्चुअल मतलब सिमिलर होना चाहिए। अविधा जो इमेजिनेशन होता है। थर्ड है रसा, इसमें विभिन्न रसों का वर्णन किया जाता है। टोटल रस कितने हैं? तो टोटल 9 रस हैं। 8 रस का जो खोज हुआ है वो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में हुआ है और जो 9वां रस है वो शांत रस है। शांत रस की खोज किए थे अभिनव गुप्त। शांत रस का आपको जिक्र मिलेगा विष्णु धर्मोत्तर पुराण ग्रंथ में। अब लास्ट है धूली। धूली क्या है? विभिन्न रंगों का, धूली नाम से ही पता चला डस्टिंग, तो विभिन्न लाइक रंगोली से एज्यूम कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय चित्र एवं मूर्तियों में देव आकृतियों के सिर के पीछे बना चक्र, लाइक इस तरह से जो होता है आभा मंडल या प्रभा मंडल इसे कहते हैं। तो पूछा जा रहा है जो इस तरह से चक्र बनाया जाता है मूर्ति में वो किसका प्रतीक है? राइट आंसर इज डी, सूर्य सम्मान चक्र का प्रतीक है।
देवताओं के श्रृंगार, अलंकरण या महिमा मंडन के लिए जो चीज़ें उपयोग में लाई जाती हैं उनमें छत्र प्रमुख है। क्या प्रमुख है? छत्र प्रमुख है। यह राजसत्ता और अधिकार का प्रतीक भी है। प्राचीन समय में राजा के पीछे छत्र लगाने का विधान था, जो एक तरह की छाया है। लाइक इस तरह से हम समझ सकते हैं, जैसे ये छतरी टाइप की नहीं होती है तो राजा के पीछे ये लगी रहती है, इसे ही बोलते हैं सूर्य सम्मान चक्र। सम्मान और सत्ता का सूचक है। राजपद सूचना सूचक उपकरणों में भी छत्र प्रधान है, जो राज्याभिषेक के समय से ही राजा के ऊपर था। इसलिए राजा को छत्रपति की पदवी दी जाती है। देवताओं के ऊपर प्रायः आभा मंडल, देखिए देवताओं के ऊपर प्रायः आभा मंडल के रूप में चक्र का अंकन हुआ है। देवी देवताओं के चित्र एवं प्रतिमाओं के पीछे एक गोलाकार आकृति चक्र के रूप में आभा मंडल ही है। लाइक ये स्कल्पचर बना होता है, पीछे इस तरह का आभा मंडल होता है। देखा होगा आपने बुद्धा वगैरह के स्कल्पचर में काफ़ी इस तरह के देखने को आपको प्रतीक मिल जाएंगे, सिंबल्स, जिसे सूर्य सम्मान चक्र भी कहा जाता है। भारतीय प्रतीक स्वास्तिक किससे विकसित हुआ? स्वास्तिक विकसित हुआ था सूर्य से। सूर्य स्वास्तिक ऐसे रिलेट करके याद कर लीजिए, सूर्य स्वास्तिक, सूर्य स्वास्तिक। नेक्स्ट इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। ऋग्वेद में स्वास्तिक के देवता सवित्र देव अर्थात सूर्य के उल्लेख स्वास्तिक किया गया है, सविस्तार किया गया है, जो चारों दिशाओं को आलोकित करते हैं। संभवतः इसी परिप्रेक्ष्य में स्वास्तिक की चारों भुजाओं के प्रतीक रूप में भी स्वास्तिक को माना गया है, जो जगत के कल्याण का कार्य करती हैं। स्वास्तिक को सुदर्शन चक्र का प्रतीक भी माना जाता है, जो जगत को सृजन और संचालन के लिए स्तुत्य है। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है कि कल्याण की कामना से स्वास्तिक का जो अंकन हुआ है ध्वजों पर किया गया था। ध्वज मीन्स होता है झंडा, झंडे पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में गौतम बुद्ध का उपदेश था। गौतम बुद्ध का क्या उपदेश था? चरत भिक्यते बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। डिस्क्रिप्शन है इसका। बुद्ध प्राप्ति के बाद स्वयं स्थागत भारतीय परंपरा का पालन करते हुए, जिसमें सन्यासी को एक स्थान पर स्थायी रूप से न रहने की हिदायत दी गई है, भ्रमण कर धर्म का प्रचार प्रसार करते रहें। वे प्राचीन परंपरा के अनुसार अपने अनुयायियों को भी चलते रहने का उपदेश देते हैं। ये कोटेशन है ना, चरत भिक्यते बहुजन हिताय एंड बहुजन सुखाय। बुद्ध अपने उपदेश मुख्य रूप से किस भाषा में देते थे? मुख्य रूप से पाली भाषा में देते थे। बुद्ध अपने उपदेश मुख्य रूप से पाली भाषा में देते थे। महात्मा बुद्ध के समय पाली सामान्य जनता की भाषा थी, इसलिए उन्होंने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए। मतलब लोकल लैंग्वेज पाली भाषा थी, इसलिए उन्होंने पाली भाषा में ही उपदेश दिए, जिससे सामान्य जन इसे आसानी से समझ सके, ईजिली। लाइक अगर जहाँ इंग्लिश बोली जाती है वहाँ कोई हिंदी बोलेगा तो कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, इंग्लिश वाले हिंदी को कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो उसी टाइप से यहाँ पर जो बौद्ध का टाइम चल रहा था तो सभी लोग पाली भाषा में ही, पाली लैंग्वेज यूज़ करते थे। तो जस्ट बिकॉज उन्हें भी पाली लैंग्वेज में ही अपना उपदेश देना पड़ा था। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक। यह भी पाली भाषा में रचित है। त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ये चारों ध्यान रखिएगा, ये चारों नाम से जाना जाता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। ये अर्ध मागधी या मगधी भाषा में प्राकृत में लिखे गए हैं। पाली भाषा में रचित बौद्ध ग्रंथ का क्या नाम है?
पाली भाषा में जो रचित बौद्ध ग्रंथ है उसका नाम है, देखिए पाली भाषा में पूछ रहा है और बौद्ध धर्म से रिलेटेड बात हो रही है तो कल्पसूत्र हो ही नहीं सकता, जैन धर्म से रिलेटेड है। अष्टध्यायी पाणिनि ये हो नहीं सकता, ये हिंदू माइथोलॉजी से डिपिक्ट है। प्रश्न व्याकरण सूत्र ये भी नहीं हो सकता। विनय पिटक, अभिधम्म पिटक ये सारे हो सकते हैं। सो राइट ए हो जाएगा करेक्ट। बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक किस भाषा में लिखे गए हैं? भाषा बताना है, कौन सी भाषा में? पाली भाषा में लिखा गया है। रॉक गार्डन किस शहर में है? रॉक गार्डन है चंडीगढ़ में। और रॉक गार्डन का डिज़ाइन किसने किया है? नेकचंद्र शैली ने। डिस्क्रिप्शन है, नेकचंद्र शैली का जन्म पाकिस्तान के बेरिया काल में 15 दिसंबर 1924 ईस्वी में तथा इनकी मृत्यु 12 जून 2015 में हुई। 1984 ईस्वी में नेकचंद्र को कला क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। चंडीगढ़ में जब निर्माण कार्यशाला शुरू हुआ तब नेकचंद्र सड़क निरीक्षण के पद पर नियुक्त हुए थे। नेकचंद्र ने टूटे फूटे सामान व बेकार पड़ी वस्तुओं से छोटा सा गार्डन बनाया तथा धीरे धीरे उन्होंने इसका विस्तार किया। नेकचंद्र गार्डन कहाँ है? नेकचंद्र गार्डन या नेकचंद्र शैली जो बनाए थे चंडीगढ़ में है, जिसे बोलते हैं रॉक गार्डन। चंडीगढ़ का डिज़ाइनर कौन था? नेकचंद्र शैली। नेकचंद्र शैली का संबंध किससे है? रॉक गार्डन से। प्रसिद्ध लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? लौह स्तंभ जिसे बोलते हैं इंग्लिश में आयरन पिलर। आयरन पिलर के नेम से भी क्वेश्चन आ चुका है और लौह स्तंभ के नाम से भी। कहाँ पर है ये? न्यू दिल्ली में कुतुब परिसर के प्रांगण में महरौली में स्थित है। और इसकी खास बात क्या है? तो देखिए खास बात यह है कि अभी तक इसमें जंग नहीं लगा है। आयरन पिलर में चंद्र नामक राजा की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। आयरन पिलर के उल्लेख के अकॉर्डिंग चंद्र नामक राजा वैष्णव मतानुसारी थे, मतलब वो वैष्णव को फॉलो करते थे। आयरन पिलर के चंद्र के समीपकरण चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के साथ किया जाता है। मीन्स ये जो आयरन पिलर का ये डिपिक्शन है वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा किया गया है, विक्रमादित्य द्वितीय के द्वारा। आयरन पिलर कहाँ स्थित है? आयरन पिलर दिल्ली में स्थित है। मूर्तियों पर ओबदार पॉलिश किस काल की विशेषता है? ओबदार पॉलिश मौर्य डायनेस्टी में जो आपको देखने को मिल जाएगी। लाइक ये जो अशोका स्तंभ है, अशोका स्तंभ, उसमें आपको ओबदार पॉलिश देखने को मिल जाएगी। एक ऐसी शाइन की हुई पॉलिश है जो आज भी बिल्कुल बरकरार चमकती हुई, ऐसा लगता है कोई ग्लास उस पर पेस्ट कर दिया हो, इतनी शाइनिंग है इस ओबदार पॉलिश में। डिस्क्रिप्शन है, मूर्तियों पर ओबदार पॉलिश का काल मौर्य काल विशेषता रहा है। मौर्यकालीन ओबदार पॉलिश के संदर्भ में वासुदेव सरड़ अग्रवाल ने अपनी पुस्तक भारतीय कला में पॉलिश की परंपरा में अनेक उदाहरण दिए हैं। इसमें महाभारत से लगभग 1 दर्जन ऐसे उद्धरण हैं जिसमें चमकदार पॉलिश का उल्लेख है। मूर्तियों पर ओबदार पॉलिश इस काल की विशेषता है। किस काल की विशेषता रही है मूर्तियों पर ओबदार पॉलिश? मौर्य डायनेस्टी की। देखिए ऐसा कहा जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में स्टार्टिंग हो चुका था, नो डाउट, लेकिन जो ये विकसित हुआ है वो मौर्य डायनेस्टी में हुआ है। मूर्तियों की सतह पर एक विशेष प्रकार की ओब चढ़ाना किस युग की विशेषता रही है? मौर्य डायनेस्टी, मौर्य काल की, अशोका के टाइम। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा बनवाई गई लाट किस माध्यम में बनी है? लाट बनाई गई है लोहे में। डिस्क्रिप्शन देख लीजिए,
लौह स्तंभ मेहरौली दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट स्थित एक विशाल स्तंभ है। यह अपने आप में एक प्राचीन भारतीय धातु कर्म की पराकाष्ठा है। इसका निर्माण चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय ने करवाया था। इसे चंद्र की लाट भी कहा जाता है। अशोक कालीन शिलालेखों को पढ़ने का प्रथम सफलता किसने प्राप्त किया था? प्रथम सफलता प्राप्त किए थे जेम्स प्रिंसेस 1837 में। टाइम भी याद रखिएगा। सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ने में सफल हुए थे। 1750 में सबसे पहले टिफेन थेलर महोदय द्वारा खोजा गया था अभिलेख दिल्ली मेरठ अभिलेख था। D.R. भांडारकर महादेव ने केवल अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किए। अशोक के अभिलेखों की भाषा प्राकृत है। पूछा जाता है भाषा कौन सी है? प्राकृत है। जबकि ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, आरमाइक ये भी लिपियां अशोक के टाइम में ही लिखे गए हैं, खुदे गए हैं। देखिए ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, आरमाइक। तो देखिए ब्राह्मी और खरोष्टी भारत की है, ग्रीक कहाँ की है? यूनान की है, और आरमाइक पाकिस्तान की है। अगर पूछा जाए कौन सी लिपि कहाँ की है तो ये भी याद रखिएगा। सारनाथ का धमेक स्तूप के निर्माणकर्ता शासक कौन थे? धमेक स्तूप की बात हो रही है सारनाथ की, मौर्य डायनेस्टी का है। धमेक स्तूप एक वृहद स्तूप है जो सारनाथ में स्थित है। इसका निर्माण मौर्य काल में हुआ था। यह बेलनाकार इमारत है। इसकी ऊंचाई 43.5 मीटर जो पत्थर एवं ईंटों से बना हुआ है। सारनाथ स्तंभ पर किस पशु की आकृति नहीं है? किस पशु की आकृति नहीं बनाई गई है? देखिए घोड़ा का भी है, हिरण, सांड या गाय। सो राइट आंसर हो जाएगा ए, गाय की आकृति नहीं बनाई गई है। डिस्क्रिप्शन है सारनाथ स्तंभ पर गाय की आकृति नहीं बनी है। सारनाथ स्तंभ को सिंह शेर स्तंभ भी कहा जाता है। इस स्तंभ के शीर्ष पर देखिए 4 इस तरह से कुछ स्तंभ है। अगर इसका स्तंभ देखना होगा तो मैंने अपना शॉर्ट वीडियो सारनाथ का अपलोड किया हुआ है, वहाँ पे देखिएगा 4 शेर उकड़ू पीठ बिठाए हुए सटे हुए बनाए गए हैं, और हाथी है, घोड़ा है, वृषभ है और हिरण है, मृग। सारनाथ स्तंभ भारत का राज्य चिन्ह भी है। सारनाथ स्तंभ में बने 4 पशुओं का नाम बताइए। अरेंज करना है वो कौन कौन से 4 पशु हैं। तो देखिए यहाँ घोड़ा गाय आ रहा है तो डायरेक्टली से कट कर दीजिए, भालू आ रहा है इसे भी कट कर दीजिए, और यहाँ पर है गज, मृग, बाघ और वृषभ। सो राइट आंसर हो जाएगा सी। सी कैसे हो जाएगा? क्योंकि गज भी तो नहीं था, गज था, सॉरी गज था, क्या नहीं था? बाघ नहीं था। लॉयन है लेकिन बाघ नहीं है। देखिए राइट आंसर वृषभ भी है, गज भी है, घोड़ा भी है, शेर भी है, लेकिन बाघ नहीं है, भालू नहीं है, गाय नहीं है। तो एक दूसरे को रिलेट करके भी क्वेश्चंस करेक्ट हो सकते हैं। सारनाथ के स्तंभ की चौकी पर कौन से 4 जानवरों की आकृति है? चौकी पर जो 4 जानवरों की आकृति है वो है बैल, घोड़ा, शेर और हाथी। सारनाथ के स्तंभ के परगहे की चौकी पर 4 पशु आकृतियां उत्कीर्ण हैं। वो पशु आकृतियां कौन कौन सी हैं? सो राइट आंसर इज ए, वृषभ, अश्व, सिंह और हस्ती। डिस्क्रिप्शन है सारनाथ के स्तंभ के परगहे, देखिए लाट और परगा 2 डिवाइडेशन है, लाट और परगा। सारनाथ के स्तंभ को लाइक इस तरह का स्तंभ हो गया, एरिया है, परगा है। परगा के डिवाइडेशन 5 हुए हैं, और लाट, और ये बनाया कैसे गया है? तो मोनोलिथिक एक ही चट्टान को काटकर
मोनोलिथिक वे में बनाया, इसका निर्माण हुआ है। सारनाथ के स्तंभ के परगाह की चौकी पर 4 पशु आकृतियां अंकित है। पूर्व दिशा में हस्ती मीन्स हाथी, पश्चिम की दिशा में वृषभ, उत्तर की दिशा में शेर है और दक्षिण की दिशा में अश्व है। इसे राष्ट्रीय चिन्ह का गौरव प्राप्त है। सम्राट अशोक के काल में निर्मित जिस स्तंभ के परगहे को भारत का राष्ट्रीय चिन्ह घोषित किया गया वह कहाँ स्थित है? वह है वह है सारनाथ में। अशोक कालीन किस स्तंभ के परगहे को राष्ट्रीय चिन्ह का गौरव दिया गया था? सारनाथ स्तंभ को। सारनाथ पिलर कब बनाया गया था? मौर्य डायनेस्टी में बनाया गया, मीन्स 3rd सेंचुरी BC, 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित किया गया है। सारनाथ का सिंह मुखाकृति मौर्य वंश का समय क्या है? 3री शताब्दी ईसा पूर्व। सारनाथ का सिंह स्तंभ किसके शासनकाल में निर्मित हुआ? अशोक के शासनकाल में। सारनाथ की 2 प्रसिद्ध मूर्तियों का नाम क्या है? 2 प्रसिद्ध मूर्तियों का नाम है सारनाथ में जो है विशाल बोधिसत्व और धर्मचक्र प्रवर्तक मुद्रा। डिस्क्रिप्शन है, सारनाथ की 2 प्रसिद्ध मूर्तियों का नाम विशाल बोधिसत्व और धर्मचक्र प्रवर्तक बुद्ध हैं। कनिष्क के राज्यकाल के 3रे वर्ष मथुरा के त्रिपिकाचार्य भिक्षु बल ने सारनाथ में विशालकाय बोधिसत्व प्रतिमा की स्थापना की। यह मूर्ति धर्मराजिका के समीप मिली थी। सारनाथ में प्राप्त धर्म चक्र प्रवर्तक मुद्रा में बैठे हुए बुद्ध भगवान बुद्ध जो हैं उनके भव्य मूर्ति देश की सबसे सुंदर मूर्तियों में से एक मानी जाती है। निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? सबसे प्राचीन स्तूप है सारनाथ का स्तूप, और सबसे नवीन पूछा जाए तो अमरावती स्तूप। मौर्य काल की प्राचीन मूर्तियां मौर्य काल की बनाई गई हैं। मौर्य डायनेस्टी से रिलेटेड आ जाए तो बस आंख बंद करके रेड सैंडस्टोन को टच कर दीजिएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। सुल्तानगंज से प्राप्त गुप्तकालीन बुद्ध की ताम्र प्रतिमा की मुद्रा पूछ रहा है कि ताम्र प्रतिमा की मुद्रा क्या रही है? सुल्तानगंज की अभय मुद्रा में बनाई गई है। डिस्क्रिप्शन है, बिहार प्रांत के भागलपुर के निकट सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्धकालीन बुद्ध की ताम्र प्रतिमा लंदन के बंगीम कला दीर्घा में संरक्षित है। अगर पूछा जाए कहाँ एग्जिबिट है तो बंगीम संग्रहालय में। शांत स्मित मुख मुद्रा में कांस्य में ढली एक आदमकद मूर्ति जिसकी हाइट है 7 फीट। बाएं हाथ में संघारी, दायां हाथ अभय मुद्रा में है। सम्राट अशोक किस राज्य पर चढ़ाई के बाद बौद्ध बने? उत्कल प्रदेश। सम्राट अशोक ने उत्कल प्रदेश मीन्स वर्तमान ओडिशा के कलिंग राज्य पर चढ़ाई की जिसमें भीषण रक्तपात हुआ। इस विभत्स घटना को देखकर अशोक का मन खिन्न हो गया तथा भविष्य में युद्ध न करने का संकल्प लिए और ये बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिए। कुछ इम्पॉर्टेंट लाइन्स हैं। अशोक ने अपना राज्यारोहण के 9 वर्ष मीन्स 8 वर्ष बाद कलिंग पर आक्रमण किए थे। अशोक ने लगभग 261 ईसा पूर्व कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग की राजधानी तोसली थी। अशोक के उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। चामर ग्रहणी शिल्प है। चामर ग्रहणी शिल्प मौर्य डायनेस्टी की है जिसे बोलते हैं चावर धाड़ी।
दीदारगंज यक्षी वाली मूर्ति। मौर्यकालीन चमकदार पॉलिश वाली दीदारगंज यक्षी से प्राप्त बलुआ पत्थर की आदमकद चामर ग्रहणी एक हाथ में लाइक चामरधाड़ी इस तरह से ली हुई है। यह यक्षी की प्रतिमा प्राप्त हुई है जो नारी सौंदर्य उत्कृष्ट रूप से प्रस्तुत है। चावरधाड़ी यक्षिणी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? दीदारगंज यक्षी, दीदारगंज स्पेस का नाम है, वहीं से प्राप्त हुई थी। 1917 ईस्वी में पटना के दीदारगंज से प्राप्त मौर्यकालीन प्रस्तर प्रतिमा दीदारगंज यक्षिणी कला इतिहास में एक विशिष्ट स्थान रखता है। सम्राट अशोक की राजधानी थी, सम्राट अशोक की राजधानी थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयीन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनवाकर किए थे। इसने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। यह नगर शेषुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश की राजधानी बनी। सम्राट अशोक की भी राजधानी पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र में मौर्य सम्राट अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीति का इन्वेंशन किए थे। तृतीय बौद्ध संगीति कब? 447 में। और कितनी बौद्ध संगीति होती है? तो टोटल 4 होती हैं। तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष मोगलीपुत्रस थे और पाटलिपुत्र में प्रथम जैन सभा भी हुई थी। अशोक ने किस बौद्ध संगीति का आयोजन किए थे? अशोक कौन सी बौद्ध संगीति का आयोजन किए थे? तृतीय बौद्ध संगीति का। और टोटल होती कितनी संगीति हैं? 4 होती हैं। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किए थे 483 ईस्वी में अजातशत्रु के द्वारा। अजातशत्रु के द्वारा की गई थी राजगीर में। कहाँ की गई थी? राजगीर में। द्वितीय बौद्ध संगीति की गई थी उसके 100 साल बाद 383, लाइक ये 483, इसके 100 साल बाद 383 में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी कालाशोक के द्वारा वैशाली में। कालाशोक के द्वारा वैशाली में। तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी अशोक के टाइम पाटलिपुत्र में और चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी 1st सेंचुरी में। तृतीय बौद्ध संगीति का टाइम है 255, ठीक है। और 1st सेंचुरी में जो हुई है वो हुई है कुषाण काल में, कुंडलग्राम कश्मीर में। और जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइडेशन किया गया है, हीनयाना और महायाना। लाट व परगाह किसके अंग हैं? लाट व परगाह ये दोनों अंग हैं मौर्यकालीन स्तंभ के। मौर्यकालीन स्तंभ चुनार के लाल पत्थर के बने हुए हैं। इनके 2 अंग हैं, लाट या प्रधान दंडाकार हिस्सा तथा स्तंभ शीर्ष परगाह। समूची लाट और समूची परगाह एकाश्मी या एक पत्थर लाइक मोनोलिथिक वे में बनाया गया था। लाट का परगाह के भाग हैं। लाट व परगाह के भाग कौन से हैं? स्तंभ हैं। मौर्यकालीन निर्मित अशोक स्तंभ पर किस देश का प्रभाव था? ईरानी प्रभाव था। किसके अकॉर्डिंग? चार्ल्स फैब्री के द्वारा। पूछा जाए कि ईरानी प्रभाव किसके द्वारा था? तो चार्ल्स फैब्री के द्वारा था। ए और सी दोनों जगह ही राइट दिया जाता है। देख लेते डिस्क्रिप्शन। मौर्यकालीन निर्मित अशोक स्तंभ मौर्ययुगीन वास्तुकला की सबसे अच्छे उदाहरण है। जॉन मार्शल, पर्सी ब्राउन, स्टेला कैम्ब्रिज आदि विद्वान मौर्य स्तंभ कला पर ईरानी प्रभाव मानते हैं, जबकि कुछ भारतीय विद्वान इसे पूर्णतः भारतीय कला मानते हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल के अकॉर्डिंग मौर्य स्तंभों की परंपरा को लौरिया नंदनगढ़ के काष्ठ रूपों में ढूंढना अधिक स्तंभों की परंपरा को लौरिया नंदन के काष्ठ रूपों में ढूंढना अधिक समुचित होगा। जो हमारे यहाँ मौजूद है लाइक बौद्ध साहित्य और महाभारत में ऐसे स्तंभों का उल्लेख है जो धार्मिक एवं सार्वजनिक स्थानों पर लगाए जाते हैं। सो एग्जैक्ट तो आंसर सी है,
लेकिन दोनों बता नहीं सकते, कहीं पर ए भी मिलता, कहीं पर सी भी। अगर चार्ल्स फैब्रिक के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सी इज़ द राइट आंसर। अशोक स्तंभ कैसा है? तो मोनोलिथिक वे में है, तराश कर बनाया गया है। अशोक के स्तंभ के शीर्ष पर पशु बनाया गया है। अशोक के स्तंभ के नीचे से ऊपर की ओर क्रमशः पतले होते हैं। लाइक इस तरह से इसका शेप है। नीचे से ऊपर के बारे में बात हो रहा है। नीचे से ऊपर की ओर क्रमशः पतले होते हैं। इस तरह से बनाया गया है स्तंभ।